मित्रों, दर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत। मैं हूं आकाश मीणा। आज हम हिंदी व्याकरण का एक अहम बिंदु क्रिया टॉपिक देखने जा रहे हैं। मित्रों, भले ही पटवारी की परीक्षा हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान सब इंस्पेक्टर हो, रीट हो, अर्थात कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों न हो, यदि उसमें हिंदी विषय है तो निश्चित तौर पर क्रिया और क्रिया से रिलेटेड जो टॉपिक है वाच्य, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, क्रिया टॉपिक यदि हमारे समझ में आएगा तो निश्चित वाच्य हमारे लिए सरल हो जाएगा। ये वो टॉपिक है जिनसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं क्रिया, सबसे पहले देखेंगे क्रिया शब्द संस्कृत की क्री धातु से बना है। मित्रों, क्रिया शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ करना होता है। क्रिया का अर्थ होता है करना। कहते किसे है क्रिया? जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। मौखिक तौर पर हम यहां पर एक चीज देखेंगे, जिसके अंत में ना आ जाए, जिन शब्दों के अंत में ना आ जाए, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, नहाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, खेलना, भागना, चिल्लाना, मुस्कुराना, जिसके अंत में ना आ जाए तो वो क्रिया होती है। मित्रों, यहां हम एक चीज और देखेंगे कि जिनके अंत में ना आ जाए वो मुहावरा होता है। जिनके अंत में ना हो वो मुहावरा, और ना नहीं आए तो वो लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति होती है। सामान्य सी पहचान है जो हमें लोकोक्ति और मुहावरा टॉपिक पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल दूं। गले का हार होना मुहावरा है। पाई पाई को दांतों से पकड़ना, उड़ती चिड़िया पहचानना, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, तू डाल डाल मैं पात पात, अंडा कहे बच्चे से चू चू मत कर, पढ़े फारसी बेचे तेल, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पीले हाथ करना, मूंड मुंडाते ही ओले पड़ना, छठी का दूध याद आना। तो जिसके अंत में ना आएगा वो मुहावरा है, और ना नहीं आए वो लोकोक्ति होगी। मित्रों, हाईकोर्ट एलडीसी में एक प्रश्न आया जिसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है। 4 विकल्प दिए हुए थे। 3 के अंत में ना का प्रयोग था और 1 के अंत में ना का प्रयोग नहीं था। तो ना का प्रयोग नहीं है वो लोकोक्ति है, और ना का प्रयोग होगा वो मुहावरा है। हम देख रहे हैं क्रिया टॉपिक। क्रिया शब्द संस्कृत की क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ करना या होना होता है। परिभाषा देखी हमने। जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद।
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। मित्रों, कई बार कंपटीशन के अंदर कर्म के आधार पर नहीं पूछता हो, कई बार इसी चीज को हम अलग से कह सकते हैं, अर्थ के आधार पर भी हो सकता है। एक ही बात है, भले ही कर्म के आधार पर हो, भले ही अर्थ के आधार पर हो। तो क्रिया के भेद दो होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर या कर्म के साथ साथ हम देखेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर या अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सबसे पहले इन दोनों की परिभाषा देखेंगे कि सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मित्रों, कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो सकर्मक की परिभाषा क्या होगी? देखो, यदि क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता के अनुसार हो, यदि क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़े तो सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और यदि क्रिया का फल कर्म को प्राप्त न होकर कर्ता को प्राप्त हो तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। फिर से देखेंगे, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया है और जहां कर्म नहीं हो वहां अकर्मक क्रिया होती है। दूसरी परिभाषा और देखेंगे हम, स का अर्थ होता है साथ में, स का अर्थ होता है साथ में। किसके साथ में? कर्म के साथ में। तो कर्म के साथ में की जाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के साथ में की जाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। और अ का अर्थ होता है नहीं, इस अ का अर्थ होता है नहीं। क्या नहीं? अ नहीं। तो जहां कर्म नहीं हो, जहां कर्म नहीं हो वहां कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और जहां कर्म होगा वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। फिर से देखेंगे, क्रिया शब्द संस्कृत के क्रिया धातु से बना है जिसका अर्थ करना होता है, जिसका अर्थ करना होता है। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर अथवा अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यदि क्रिया का फल कर्म को प्राप्त होता है या क्रिया कर्म के साथ में की जाती है तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। और कर्म को प्राप्त न होकर किसको प्राप्त होता है? कर्ता को प्राप्त होता है। या जिस वाक्य में कर्म नहीं हो वह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होती है। अब पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया परिभाषा लिखेंगे अपन, यदि क्रिया का फल या प्रभाव, यदि क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता को प्राप्त न होकर कर्म को प्राप्त होता है, कर्म को प्राप्त होता है
क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है वहां पर? सकर्मक क्रिया होती है, अथवा कर्म के साथ में की जाने वाली क्रिया, अथवा कर्म के साथ में की जाने वाली क्रिया कर्म के साथ में की जाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के भेद। मित्रों, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और नंबर दो द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया अक्सर कंपटीशन में यहीं से प्रश्न उठाया जाता है, जो नाम से प्रतीत हो रहा है। जहां एक कर्म होगा वह कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। और एक से अधिक दो कर्म होंगे तो कौन सी क्रिया होगी? वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। अब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे वो यहां थोड़ा सा हम देखेंगे। मित्रों, कर्म दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा यहां देखेंगे कर्म कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है साहब गौण कर्म। एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। मित्रों, मुख्य कर्म का पता हमेशा कैसे लगाया जाता है? क्या शब्द से? जबकि गौण कर्म का पता किससे और किसको से लगाया जाता है? मुख्य कर्म निर्जीव होता है। मुख्य कर्म निर्जीव होता है, जबकि गौण कर्म सजीव होता है। इसे हम अप्राणीवाचक और इसे हम प्राणीवाचक कहते हैं। याद रखना है अपने को। उदाहरण हमें तभी समझ में आएंगे जब ये बातें समझ में आ जाएगी। यदि किसी भी वाक्य में क्या जोड़कर के प्रश्न का निर्माण यदि हो रहा है और उसका जवाब हमें उस वाक्य से मिल रहा है तो समझना है कि वहां अप्राणीवाचक संज्ञा है या निर्जीव है, और ये सब है तो वो कैसा कर्म है? मुख्य कर्म है। और किसे और किसको से लग रहा है तो वो कैसा कर्म है? गौण कर्म है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैंने लिखा है मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मित्रों, यहां मोहन करता है, यहां मोहन करता है, क्रिया है वो पढ़ना है। अब प्रश्न बनाएंगे हम, मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? उत्तर आएगा पुस्तक। पुस्तक, इसका मतलब क्या का जवाब आ रहा है? और क्या का जवाब आ रहा है तो देखना है कि पुस्तक सजीव है या निर्जीव है। निर्जीव है, प्राणीवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इसका मतलब यहां पुस्तक है वो कैसा क्रम है? मुख्य क्रम है। यहां पुस्तक है वो कैसा क्रम है? मुख्य क्रम है। ऐसे ही हम उदाहरण देखेंगे। राहुल आम
खाता है। राहुल आम खाता है। कर्ता कौन है यहां पर? राहुल हो गया। क्रिया क्या है? खाना हो गई। अब राहुल क्या खाता है? क्या खाता है? आम। ये कैसा क्रम है? ये मुख्य क्रम है। ऐसे ही उदाहरण देखेंगे हम। कोमल ने सिद्धार्थ को जगाया। कर्ता कौन है? कोमल। क्रिया क्या है? जगाना। किसको जगाया? किसको? सिद्धार्थ को। किसको? इसका मतलब कैसा क्रम है? ये गौण क्रम है। कैसा क्रम है? गौण क्रम है। और गौण क्रम कैसा होता है? सजीव होता है। सजीव को हम क्या कह सकते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है। वो एक कर्म भले ही मुख्य कर्म भी हो सकता है और गौण कर्म भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। जबकि द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म भी होगा और मुख्य के साथ साथ गौण कर्म भी होगा। फिर से देखेंगे अपन। एक कर्मक क्रिया में मुख्य कर्म भी हो सकता है और गौण कर्म भी हो सकता है। जबकि द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म भी होगा और गौण कर्म भी होगा। मित्रों, कई बार परीक्षाओं में से पूछा जाता है कि द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? द्विकर्मक क्रिया में प्राणीवाचक संज्ञा भी होती है और अप्राणीवाचक संज्ञा भी होती है। अर्थात मुख्य कर्म भी होता है और गौण कर्म भी होता है। जबकि एक कर्मक क्रिया में मुख्य कर्म भी हो सकता है और गौण कर्म भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हम देखेंगे। मित्रों, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बारे में हम देखेंगे। ग्राम सेवक का जो पेपर लगा उसमें एक कर्मक और द्विकर्मक, मित्रों जहां तक मुझे ज्ञान है 2017, 18, 19 और 20 इस 4 साल के पीरियड में जितनी भी परीक्षाएं लगी उनमें से क्रिया टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क्रिया टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है सहकर्मक और अकर्मक की परिभाषा, कि सहकर्मक क्रिया किसे कहते हैं या अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। और एक प्रश्न पूछा गया है इन दोनों के भेदों में से। तो 2 प्रश्न तो इस टॉपिक से पूछे गए हैं और एक प्रश्न इसी टॉपिक का जो दूसरा भाग है, प्रयोग के आधार पर अथवा रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उनमें से पूर्वकालिक क्रिया पूछी गई है। तो हम देख रहे हैं एक कर्मक क्रिया। मित्रों, एक कर्मक क्रिया जैसा कि हमने भी देखा कि एक कर्मक क्रिया में मुख्य कर्म या गौण कर्म दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुख्य कर्म या गौण कर्म दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे जैसे
सीता सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। अविनाश हिंदी पढ़ता है। अविनाश हिंदी पढ़ता है। राम ने आलोक को जगाया। पुजारी दीपक जलाता है। मित्रों, प्रथम वाक्य में सीता कर्ता हो गई, समझेंगे इसको। सीता कर्ता हो गई, लिखना क्रिया हो गई। अब क्या लिखता है? पत्र, ये कर्म है। और कर्म कैसा है? ये मुख्य कर्म या गौण कर्म? तो ये कर्म कैसा है? गौण कर्म है, क्योंकि पत्र अप्राणीवाचक संज्ञा है, निर्जीव है। अविनाश कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई। अब क्या पढ़ता है? वो हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी क्या है? कर्म है। राम ने, अब राम कौन हो गया? कर्ता हो गया। किसको जगाया? आलोक, प्राणीवाचक संज्ञा है। और प्राणीवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा कैसे क्रम में? गौण क्रम में होता है। पुजारी क्या जलाता है? दीपक। तो ये थे हमारे एक कर्मक क्रिया के उदाहरण। ऐसे ही हम देखेंगे, जैसे एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न उदाहरण और है, वो देखेंगे। अध्यापक हिंदी संस्कृत पढ़ाता है। अब मित्रों, यहां कर्ता कौन है? अध्यापक है। क्रिया क्या है? पढ़ाना है। अब क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है वो? हिंदी संस्कृत। दोनों ही कैसे क्रम है? गौण क्रम है। ये दोनों ही कैसे क्रम है? मुख्य क्रम है, क्योंकि क्या पढ़ाता है? क्या, और क्या पढ़ाता है? संस्कृत। दोनों ही कैसे जवाब मिल रहा है? कैसे जवाब मिल रहा है? तो कैसा क्रम है वो? मुख्य क्रम है। तो दोनों ही मुख्य क्रम है, और दोनों ही मुख्य क्रम है, तो कौन सी क्रिया का उदाहरण होगा? वो एक कर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। कई बार इसको गलत कर देते हैं कि एक कर्म हिंदी हो गया, एक कर्म संस्कृत हो गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऐसा उदाहरण है वो एक कर्मक का है। जैसे एक परीक्षा में पूछा गया था, राधा बाजार से केले, नींबू खरीदती है। अब कर्ता कौन हो गई इस वाक्य में? राधा हो गई। क्रिया क्या हो गई? खरीदना। अब क्या खरीदती है? केले, और दूसरी चीज नींबू खरीदती है। क्या खरीदती है? क्या का जवाब? क्या का जवाब है? इसका मतलब कौन सी क्रिया है वहां पर? एक कर्मक क्रिया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कर्मक क्रिया में मुख्य कर्म भी हो सकता है और गौण कर्म भी हो सकता है, जबकि द्विकर्मक क्रिया में दोनों कर्मों का होना जरूरी है। मुख्य कर्म भी आना चाहिए और गौण कर्म भी आना चाहिए। जैसा हम देखेंगे, द्विकर्मक क्रिया
या इस क्रिया में मुख्य और गौण दोनों कर्मों का होना जरूरी है। दोनों कर्मों का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। या ये कह सकते हैं कि इसमें प्राणीवाचक संज्ञा का प्रयोग भी होता है और अप्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों संज्ञाओं का होना जरूरी है। होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, बड़ा सीधा उदाहरण है इसका। जैसे अध्यापक ने छात्रों को निबंध लिखवाया। अब मित्रों, कर्ता कौन है यहाँ पर? अध्यापक। प्रश्न बनाएंगे हम, अध्यापक ने किसको? छात्रों को। और क्या पढ़ाया? निबंध लिखवाया। तो यहाँ ये कैसा क्रम है? गौण क्रम है। ये कैसा क्रम है? गौण क्रम है। और ये कैसा क्रम है? मुख्य क्रम है। तो दोनों कर्मों का होना आवश्यक है, दोनों संज्ञाओं का होना आवश्यक है। यदि दोनों संज्ञाओं का प्रयोग हो रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? वो द्विकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से हम द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण दें द्विकर्मक का, राम ने श्याम को पत्र लिखा। राम ने श्याम को पत्र लिखा। राम ने किसको? श्याम को। तो श्याम कैसा क्रम है? गौण क्रम है, क्योंकि गौण क्रम हमेशा सजीव होता है, प्राणीवाचक होता है। और क्या लिखा? पत्र लिखा। ये पत्र कैसा क्रम है? मुख्य क्रम है। और मुख्य क्रम हमेशा निर्जीव होता है, और इस निर्जीव को हम अप्राणीवाचक कहते हैं। तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया के दो भेद थे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में मुख्य और गौण दोनों में से कोई एक कर्म हो सकता है, जबकि द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म भी होता है और गौण कर्म भी होता है। प्राणीवाचक संज्ञा का प्रयोग भी होता है और अप्राणीवाचक संज्ञा का प्रयोग भी होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि दूसरा भेद हम अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया मित्रों, ये थी हमारी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के दो भेद, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद।